लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र और गांधी स्मृति दर्शन समिति के इस आयोजन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आपातकाल की पूर्व संध्या पर आज एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी का विषय है गांधी एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समाज को सुदृढ़ करने में योगदान। हम सब जानते हैं कि आज से 44 साल पहले 1975 में देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। 19 महीने चला था वो आपातकाल, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, जिस समय देश में लोकतंत्र का एक तरह से गला घोंट दिया गया था। तमाम बड़े नेता जो उस समय विपक्ष में थे, जो आवाज उठा रहे थे, जो लोकतंत्र के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, वो सत्ता के अहंकार के सामने उन्हें एक तरह से कैद कर लिया गया या भूमिगत होने को मजबूर कर दिया गया। आज उसको याद करने का दिन है। इस देश में दो बड़े नेता हुए, एक जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने एक शब्द दिया आजादी, और उस एक शब्द की वजह से समूचे देश में आंदोलन, बहुत ही लोकतांत्रिक अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह, और उसने हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का कार्य पूरा हो गया है और उसका विघटन कर देना चाहिए, पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन पार्टी समाप्त नहीं हुई, पार्टी चलती रही और उसी पार्टी में 1975 में आके एक ऐसा अहंकार जन्म हुआ कि जो जयप्रकाश उस आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस के साथ खड़े थे, वो 1975 में आके उनके खिलाफ हुंकार भरने को मजबूर हो जाते हैं। और वहीं से इस देश में लोकतंत्र के एक सशक्त प्रतिपक्ष का जन्म भी होता है। तो जब जब सत्ता हुंकार भरती है, अहंकार भरती है, तब तब एक जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इस देश में खड़ा हो और वो सत्ता के अहंकार के खिलाफ हुंकार भरे और जनता की आवाज को बुलंद करे, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करे। आज उसी को याद करने का दिन है। क्या योगदान है इन बड़े नेताओं का, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे सामने ऐसे तमाम धुरंधर लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे दौर को नजदीक से देखा है, जिया है, समझा है और जाना है। आज इस कार्यक्रम में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं, जो भारत सरकार के गृह सचिव भी रह चुके हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि वो जयप्रकाश जी के निकटतम सहयोगी रहे हैं। गांधी स्मृति दर्शन समिति के डायरेक्टर निदेशक श्री दीपंकर श्री ज्ञान जी भी यहां मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी परिषद के निदेशक श्री नारायण कुमार जी यहां पर मौजूद हैं। हम आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं। और इससे पहले कि आज के कार्यक्रम का हम विधिवत आरंभ करें, उससे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अभय सिन्हा जी का निर्देश है कि एक बच्ची के नृत्य प्रदर्शन से, स्वागत नृत्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। तो आपकी इजाजत के साथ मनुश्री भारद्वाज प्रस्तुत कर रही हैं नृत्य वंदना। कस्तूरी तिलकम कस्तूरी
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे हरिमुक्तिकं करतले वेणु कर कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनश्च कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि।
यार क्या पार्क है क्या ये। सर सामने से प्लीज। श्री सुनील कुमार जी का स्वागत श्री ओंकार जी करेंगे और श्याम गंभीर जी का स्वागत श्री अभय सिन्हा जी करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस अवसर पर हम इतिहास में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास से सबक लेने की, इतिहास को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, आज ये वक्त है कि हम उसके बारे में, उसकी समीक्षा करें, उसके बारे में देखें। जयप्रकाश जी अक्सर कहा करते थे कि मेरा मकसद सत्ता पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलवाना है। असली लोकतंत्र तभी होता है जब लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले। जयप्रकाश जी के सहयोगी रह चुके माननीय कुमार प्रशांत जी आज हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी हैं। मैं कुमार प्रशांत जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया आएं और अपने अनुभवों से हम सबको लाभान्वित कराएं। कुमार प्रशांत जी, एक जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। लोकतंत्र की वो सारी पहचानें बनी रहती हैं जिनसे मोटे तौर पर हम लोकतंत्र को पहचानते हैं। चुनाव भी होते हैं,
संसद और विधानसभाएं भी बनती हैं, सांसद और विधायक भी होते हैं, लेकिन वो नहीं होता है जिसके लिए ये सब होते हैं, वो लोकतंत्र नहीं रह जाता है। हम लोगों ने अपनी आंखों देखा कि एक चलता हुआ लोकतंत्र कैसे धीरे धीरे एक तानाशाही में बदलता है। तो कभी बहुत दूर के इतिहास में जो पढ़ा था वो अपने साथ घटता हुआ हमने देखा। इसलिए आपातकाल के पूर्व की ये जो संध्या है ये हम सब के लिए बहुत महत्व की भी है और सोचने की भी है। सोचना क्या है कि ये लोकतंत्र में दो ताकतें हैं, एक लोक की ताकत है और एक तंत्र की ताकत है। इन दो ताकतों के बीच की रसाकशी का नाम लोकतंत्र है। चूँकि दोनों ताकतें हैं तो दोनों ताकतें एक दूसरे के ऊपर अपना वर्चस्व जमा करने की कोशिश करती हैं। ताकत का स्वभाव है ये। तंत्र चाहता है कि वो इतना मजबूत हो कि उसमें लोक की कोई आवाज़ बचे नहीं, और लोग ये कोशिश करता है कि जिसके बल पर ये तंत्र खड़ा है वो तंत्र ये महसूस करे कि असली ताकत तो लोग के पास है। आज जिन दो आदमियों की प्रतिमा के साथ हम लोग बैठे हैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दुनिया के इतिहास में ऐसे दो चार लोग ही होंगे जिनको हम इन लोगों के समकक्ष रख करके कुछ सोचने और समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो तथाकथित सत्ता की छोटी से छोटी कुर्सी पर भी कभी बैठे नहीं, लेकिन बड़ी से बड़ी सत्ता जिनके सामने झुकती रही। मुझको याद है कि लोकसभा में, तब वो आज़ादी की लोकसभा थी, आज़ादी के लोगों की लोकसभा थी। उस लोकसभा में आचार्य कृपलानी ने एक भाषण में ये कहा अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कि आप लोगों को पता नहीं है शायद कि हमारे देश में दो पैरेलल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, दो समानांतर सरकारें हमारे देश में चल रही हैं। ये पहली लोकसभा की बात कह रहा हूँ मैं आपसे। उन्होंने कहा कि एक लोकसभा वो चल रही है, एक सरकार वो चल रही है जो जवाहरलाल चलाते हैं, जो सरकार इस लोकसभा में बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार चल रही है इसी के समानांतर, जिसको जयप्रकाश नारायण चलाते हैं। और मैं अखबार जब देखता हूँ सुबह का, तो देखता हूँ कि आदमी देश के किसी न किसी कोने में घूम रहा है और दुनिया भर की समस्याओं के बारे में अपनी बात कह रहा है। वो विदेश नीति पर भी बोलता है, अर्थनीति पर भी बोलता है, सरकार की नीतियों की आलोचना भी करता है, और एक दूसरा पैरेलल विज़न देश के सामने रखता है। सत्ता में न रहते हुए सत्ता से बराबरी से आंख मिलाकर बात करना लोकतंत्र की पहली निशानी है। आज शायद इस बात की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति तो होता है जो सत्ता की कुर्सियों से बड़ा होता है। आज तो सत्ता के कुर्सियों पर, उन कुर्सियों से भी छोटे लोग बैठे हैं और अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपातकाल की पूर्व संध्या है, इसमें हम लोग अगर कुछ याद कर सकें तो ये याद करें कि अगर इस देश में लोकतंत्र को रहना है तो कौन सी पार्टी आती है और कौन सी पार्टी जाती है वो बहुत मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात तो ये है कि उन पार्टियों के ऊपर अंकुश रखने वाली कोई ताकत समाज में बनती है कि नहीं बनती है। तो जयप्रकाश नारायण के ही शब्दों में अगर कहूँ तो उन्होंने हमको सिखाया कि हम सत्ता में भागीदारी करने वाले लोग नहीं हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कैप्चर ऑफ पावर, वी वांट टू कंट्रोल द पावर। लोकतंत्र में ऐसी ताकत होनी चाहिए जनता की कि आने जाने वाली हर सरकार को नियंत्रित कर सके, निर्देशित कर सके और अपने निर्देश पर चलने के लिए मजबूर कर सके।
यही लोकतंत्र का असल मतलब होता है। और इसी मतलब से वो सारी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको हम आपातकाल के विरोध में लड़ी हुई लड़ाई कहते हैं। अभी आप कह रहे थे कि 19 महीने इस देश में आपातकाल रहा। 19 महीने करीब हम सब लोग जेल में थे, और जेल में यही सोचा करते थे कि पता नहीं अब बाहर निकलेंगे तो देश को ये याद भी होगा क्या कि कोई इस तरह का संघर्ष चल रहा था। लेकिन आपसे कहूँ कि जब हम जेल से निकल कर बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे देश वहीं पर खड़ा था जहाँ से हम जेल गए थे, और वहाँ से उस देश हमारे साथ चलने लगा। ऐसी एक पकड़, ऐसा एक असर लोकतंत्र में लोगों के बीच खड़ा हो, इसकी आज भी बहुत ज़रूरत है, और तब तक ज़रूरत रहेगी जब तक लोकतंत्र रहेगा। इसलिए आज का दिन भूलने का नहीं, बार बार याद करने का दिन है कि लोकतंत्र में लोक की ताकत अभी उस तरह की बनी नहीं है जिस तरह के बनाने की साधना में गांधी और जयप्रकाश दोनों ने अपना जीवन लगाया। तो शायद ये एक उधार हम सब के ऊपर है, जो भी इस जिम्मेवारी को समझते हैं उन सब लोगों को इस काम में, जहाँ जिसकी जितनी भी ताकत हो, इस लोकतंत्र में एक लोक शक्ति को खड़ा करने के काम में लगना चाहिए। मैं अभय जी का भी, उनके सारे साथियों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि वो बार बार ऐसे मौक़ों पर इन सारे सवालों को रखने का मौका देते हैं और हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओमकारेश्वर पांडे जी को पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे अभय कुमार सिन्हा सर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी, भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव, वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी और महामहिम राज्यपाल सिक्किम, देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष और जेपी के निकटतम सहयोगी श्री कुमार प्रशांत जी, श्री गांधी स्मृति दर्शन समिति राजघाट के निदेशक श्री दीपांकर ज्ञानश्री जी, जाने माने समाजवादी नेता श्री श्याम गंभीर जी, भागलपुर से चलकर आए भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, हमारे बीच श्री अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी परिषद के निदेशक श्री नारायण कुमार जी, और हमारे बीच दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए में तमाम श्री सुलभ इंटरनेशनल से आए हमारे मित्र श्री सबका मैं स्वागत करता हूं। और डॉक्टर भगवान सिंह जी भी हमारे बीच पधारे हैं, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। हमारे बीच श्री सुकांत जी उपस्थित हैं, श्री सैनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और ये हमारा सौभाग्य श्री अनिल शर्मा जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री हमारे एस मिश्रा जी भी पंचायत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव उपस्थित हैं। हमारे सामने सारे लोग बैठे हुए हैं, और चौधरी साहब हैं, मित्र हमारे सारे गण हैं, और आए हुए तमाम दिल्ली से आए हुए लोग, हमारे कार्यकर्तागण और दर्शकों। मित्रों, यह आज का दिन जो आपातकाल दिवस की पूर्व संध्या पर यह आयोजन रखा गया है, हमारे बीच श्रीमती कामना झा भी आई, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश को आपातकाल का जो वह समय था 1974 के और 1975 के बीच 26 जून को इमरजेंसी लगी थी। 26 जून की वह काली, 25 जून के ही काली रात, जिसको पूरा देश जानता है और समझता है कि किस तरह से दमनकारी शक्तियाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन को ध्वस्त करने की दिशा में जो आंदोलन शुरू हुआ था, जो ध्वस्त हुआ था, आज उसकी
याद में ये कार्यक्रम हो रहा है और हमने ये कहा जो हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समाज को सुदृढ़ करने में क्या योगदान है, आज उसी विषय पर हमने ये सेमिनार रखा है। मित्रों, भारत ही नहीं दुनिया में ऐसे कई उदाहरण नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी कोई सत्ता स्वीकार नहीं की, वो सत्ता से बिल्कुल अलग रहे। उन्होंने अपनी पहचान पूरे राष्ट्र नहीं पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाई सत्य और अहिंसा के सहारे। और उस मार्ग पर यदि कोई चला हो, मैं समझता हूँ गांधी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो अपनी ऊर्जा से पूरे देश को परिवर्तन का जो माध्यम बनाया, वो गांधी मार्ग का एक बहुत बड़ा अद्भुत संकल्प था। मित्रों, मैं जहाँ तक समझता हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वो छात्र आंदोलन ही संपूर्ण क्रांति आंदोलन में परिवर्तित हुआ। उसको कभी बिहार आंदोलन के नाम से जाना गया। मित्रों, वह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, वह लड़ाई थी समाज को बदलने का, समाज से जो कठिनाई है, जो उसकी बुराई है, उसको दूर करने का, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने का, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई था। और उस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 8 अप्रैल को पटना के कांग्रेस मैदान से वह नेतृत्वकारी मौन जुलूस निकला था, जिसमें पदचापें सुनाई दे रही थी। और उसके एक नेता थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। और बिहार की धरती पटना में उसमें नागरिकों ने इतना बड़ा स्वागत किया, जिसमें वह मौन जुलूस चल रहा था, उसमें तख्तियाँ थी, क्षुब्ध हृदय है बंद जुबान, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मित्रों, वह दिन, वह समय बिहार की धरती से जो वह दावानल निकला, पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। पूरे देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जो जेपी आंदोलन कहलाता है, पूरे देश में आग लगा दी। उसके परिणाम स्वरूप आज आप देख रहे हैं इतने बड़ी संख्या में पूरे देश में जो परिवर्तन हुए, जो बदलाव हुए। हालांकि जो संपूर्ण क्रांति का उनका सपना था वो अधूरा रह गया, क्योंकि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे पाया। अगर आज वह उनका स्वास्थ्य सही में दे पाया होता तो निश्चित रूप से संपूर्ण क्रांति का कोई सपना उनका जरूर पूरा होता। लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूँ कि भारत में जो लोकतंत्र बचा है वह संपूर्ण क्रांति आंदोलन का ही देन है। आज कई बार लोगों को सोचना पड़ेगा कि भारत में या देश में इमरजेंसी लगाया जाए। इमरजेंसी का जो विरोध हुआ था, इमरजेंसी के बाद सारे नेता जेलों में ठूस दिए गए थे। और यह तो बहुत सौभाग्य है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में श्री राष्ट्रकवि दिनकर ने उसमें कविता लिखी थी कि झंझा सोई तूफान रुका प्लावन जा रहा कगारों में, अब भी जीवित है किंतु तेज तेरे हुकारों में, 2 दिन पर्वत का मूल हिला फिर उत्तर सिंधु का ज्वार गया, पर देख देश को हाथ में एक नई तलवार गया, सेनानी करो प्रयाण भय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नकद अमा के बुस्ते सारा आकाश तुम्हारा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, भटकर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है। इस तरह से नारे राष्ट्रकवि दिनकर ने जेपी के सम्मान में लिखा था जब जेपी जेल से छूट के आए थे। तो मित्रों, वह समय जरूर आज नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, आज देश में जो बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जो आज परिवर्तन होना चाहिए, वह मुझे लगता है आज भी अधूरा है। आज उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आज भी गांधी का जो मार्ग है और जयप्रकाश जी का जो मार्ग है वही सबसे अति उत्तम है। आज जितने भी देश में आंदोलन हुए, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या और कोई आंदोलन हो, सब ने अपने अपना आंदोलन खड़े किए, लेकिन उसकी मूल धारणा के विपरीत हो गया। आज देश में जो नागरिक आंदोलन ध्वस्त हुए हैं उसको आज खड़ा करने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज का जो दिन है वो गांधी और जयप्रकाश के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें,
इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए स्वस्थ नागरिक को आना पड़ेगा। देश को अपनी जो चिंता है, जो समाज में आज शोषण है, विषमता है, उस विषमता को दूर करने की ज़रूरत है। मित्रों, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा। मित्रों, यह देश इतना बड़ा है, लोकतंत्र भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत को एक लोग सम्मान की नज़र से देखते हैं, और धर्मनिरपेक्षता हमारी पूंजी है। धर्मनिरपेक्षता के वजह से आज हम पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, और यह देन महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जी का है। और मैं ऐसा मानता हूँ, तमाम देश के इतने बड़े महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद से लेकर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या पटेल जी हों, सब ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। लेकिन आज देश को एक ज़रूरत है ऐसे लोगों की, नए जयप्रकाश आंदोलन की ज़रूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ, और यह तभी संभव होगा जब देश के नागरिक और युवा और जो बुद्धिजीवी और साहित्यकार यदि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि कभी असफलताओं से नहीं घबराना चाहिए। असफलता ही सफलता की कुंजी है। जयप्रकाश नारायण जी अपनी कविता में लिखा है कि सफलता विफल जीवन पर तुष्ट होगा यदि यह समान तरुणों का जीवन कंकटाकीर्ण बन जाए। और उसी पर उस आंदोलन में धर्मवीर भारती ने कहा था कि खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कुतबाल का, हर खासे आम को आगाह किया जाता है कि सब अपनी अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लें, क्योंकि एक बूढ़ा सड़क पर निकल पड़ा है अपनी कांपती कमज़ोर आवाज़ में। तो वह दिन आज भी मुझे महसूस होता है कि हमारी जो संवेदना है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो संघर्ष है, निश्चित सफल होगा। मैं ऐसा मानता हूँ। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप आगे बढ़ें। मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय हमारा जरूर सुनहरा होगा। हम अपने कर्म में जरूर सफल होंगे, और आप जो बुनियादी परिवर्तन है वो जरूर होगा। धन्यवाद। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसी नारे के साथ जयप्रकाश जी ने हुंकार भरी थी और सत्ता की चूलें हिला दी थी। तब उस समय जनसंघ भी उनके साथ था, और आज बड़ा संयोग है कि आज वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में सरकार में स्थापित है। हम सब इसे किस रूप में देखते हैं, हमारे अगले वक्तागण इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं आमंत्रित करता हूं गांधी स्मृति दर्शन समिति के निदेशक दीपांकर श्री ज्ञान जी को, जो कि स्वयं ही ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव के काफ़ी उसमें अहम भूमिका निभाते रहे हैं। कई महत्वपूर्ण जगहों पर उनकी पोस्टिंग इससे पहले हो चुकी है। झारखंड में कापाट में पटना साइंस कॉलेज के प्रोडक्ट रहे, एक बहुत ही संजीदा अधिकारी। मैं आग्रह करता हूं दीपांकर श्री ज्ञान जी से कि वो आएं और अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। दीपांकर श्री ज्ञान जी, एक जोरदार ताली हो जाए। आदरणीय वीपी सिंह साहब, कुमार प्रशांत सर, सम्मानित मंच, मेरा ये सौभाग्य नहीं रहा कि मैं जयप्रकाश जी के साथ काम कर सकूं, क्योंकि उम्र भी शायद उतनी नहीं रही होगी उस समय। लेकिन दो सौभाग्य जरूर रहा। एक बार मैंने उनको गांधी मैदान पटना में सुना, और दूसरा जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी को स्पर्श करने का सौभाग्य रहा है। वर्तमान को आदत है इतिहास में बदल जाने की, वर्तमान को आदत है इतिहास में बदल जाने की, इतिहास का वर्तमान बन जाना अपने आप में अजूबा है। तो गांधी और जयप्रकाश ऐसे दो व्यक्तित्व हैं जो इतिहास हमेशा वर्तमान में बदल जाता है। दोनों अगर हम देखें तो ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने समाज को और सामाजिक व्यवस्थाओं को बदला है।
अगर मैं गांधी की बात करूं तो गांधी ने सामाजिक परिवर्तन किए, गांधी ने राजनीतिक परिवर्तन किए, गांधी ने इस देश में आर्थिक परिवर्तन किए और गांधी ने कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए। उसी जगह पर रखकर मैं जयप्रकाश नारायण जी को देखूं तो उन्होंने भी इन सभी कामों को किया और व्यवस्था को परिवर्तित किया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का जो मार्ग है वो थोड़ा मैं गांधी से भिन्न इसलिए मानता हूं कि गांधी जी को एक बनी बनाई जमीन मिली थी आज़ाद कराने की, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन चला तो ऐसा कोई जुनून आज़ादी का नहीं था देश के सामने। देश के सामने देश के अंदर व्यवस्थाओं को स्थापित करने का जुनून था, क्योंकि जुनून में, आज़ाद कराने के जुनून में लोगों का जुड़ जाना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन आज़ाद भारत के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के जुनून में लोगों को जोड़ पाना शायद उससे ज़्यादा कठिन था। और जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे आंदोलन में उसको कर दिखाया। ऐसे तो दो महान व्यक्तित्वों के कद को कहीं से तुलना करना गलत होगा, फिर भी मेरा ये मानना है कि आज़ादी के पहले गुलाम भारत के लिए जो जितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी की थी, आज़ाद भारत में उससे कोई कम भूमिका जयप्रकाश नारायण की नहीं रही है। मैं एक बात और कहूँगा कि एक ही चीज़ मुझे हमेशा खलती है, सारे परिवर्तन जेपी ने किए लेकिन प्रशासनिक परिवर्तन शायद करने में वो भी सफल नहीं हो पाए। हमारी व्यवस्थाएं जो अंग्रेज़ों की थी आज भी वो व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इस देश को किसी न किसी जेपी की आवश्यकता, किसी गांधी की आवश्यकता अभी भी है जो देश की उस व्यवस्थाओं का परिवर्तन भी करे। राजनीतिक व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसमें दो मत नहीं। अभी कुमार प्रशांत जी कह रहे थे ये तंत्र रहेगा, लोग भी रहेंगे, स्पर्धा चलती रहेगी, चलनी भी चाहिए। यह स्पर्धा अगर लोक और तंत्र के बीच नहीं चलेगी तो लोकतंत्र स्थापित भी नहीं होगा, इसे अनवरत चलना चाहिए। लेकिन उस व्यवस्था को चलाने वाला जो तंत्र है अगर वो परिवर्तित नहीं होगा तो शायद व्यवस्थाएं किसी न किसी माध्यम से फिर उसी अंग्रेजी व्यवस्था की ओर चली जाएगी और फिर किसी जयप्रकाश को जन्म लेना पड़ेगा और फिर कोई आंदोलन करना पड़ेगा। जयप्रकाश नारायण जी के व्यक्तित्व के विषय में अभी अभय सिन्हा जी बता रहे थे, उन्होंने दिनकर जी की भी बात की, धर्मवीर भारती जी की भी बात की, उनके स्वास्थ्य की भी बात की। जयप्रकाश नारायण एक जुनून है। वो व्यक्ति, जैसा कुमार प्रशांत जी कह रहे थे कि वो पहले ही पार्लियामेंट में बताया गया था कि वो सरकार अलग भी एक सरकार चल रही है, ये वो जनता की सरकार है जो चल रही है, वो उसकी आवाज़ है जिसको बुलंद करने की आवश्यकता हर फेज में रहेगी। और जब तक ये लोकतंत्र रहेगा वो आवाज़ ज़्यादा सशक्त रहेगी, जितनी सशक्त रहेगी लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा। मेरा अपना मानना है कि इस देश की व्यवस्थाओं को अगर मजबूत होना है तो देश की व्यवस्थाओं को गांधी और जयप्रकाश के रास्ते ही चलना होगा। उस व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसमें कभी कोई निरंकुश शासन निरंकुश होने की परिकल्पना भी ना करे। शायद जिस समय आपातकाल लगी होगी उसके भी तर्क दिए गए होंगे। मैं समझता हूँ कि बीपी सिंह सर इसके ज़्यादा अच्छे इसकी विवेचना करेंगे कि उसके अपने तर्क शासन ने जरूर दिए होंगे, लेकिन उन तर्कों के सामने जो सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि क्या उन तर्कों के सामने लोकतंत्र झुक जाएगा, क्या जनता
उसे मान लेगी। और हिंदुस्तान की वो सजग जनता है जो लिच्छवी गणराज्य से गणतंत्र को स्थापित करती है, दुनिया की सबसे पुरानी गणतंत्र है। तो आप विश्वास मानिए कि जब भी सत्ता निरंकुश होगी, लोक खड़ा होगा, तंत्र ध्वस्त होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं श्री श्याम गंभीर जी से कि वो अपनी बात रखें। श्री श्याम गंभीर जी। और चूंकि समय कम है, इसलिए ये भी साथ साथ निवेदन करना है कि संक्षेप में अपनी बात रखी जाए। अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि और सभागार में मौजूद साथियों, मैंने अभी जब प्रोफेसर आनंद कुमार को सभागार में आते हुए देखा तो मुझे लगा कि बोलने से मुझे छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इनको सुनने के बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जाता कि क्या सुना जाए। अभी पृष्ठभूमि में दो महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि युगों युगों में कोई एक महापुरुष जन्म लेता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि एक ही युग में एक को जानने का और दूसरे को देखने का मौका हमको मिला। गांधी जी और लोकनायक जयप्रकाश, इन दोनों में कई समानताएं हैं। देश जब अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था, अत्याचार और शोषण शिखर पर था, ये दोनों महापुरुष इस देश को आज़ाद करवाने में अपना पूरा योगदान कर रहे थे। गांधी जी को तो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करने का और आंदोलन करने का एक अनुभव था ही, लेकिन गांधी जी के रास्ते पर चलकर जहाँ बहुत से हमारे नेताओं ने उनसे बहुत कुछ सीखा और ख़ास तौर पर सत्याग्रह की ताकत को समझा, उस ताकत को समझकर लोकनायक जयप्रकाश भी उनके कदमों पर चले। लोकनायक जयप्रकाश कोई ऐसा नहीं है कि एक इंसान अचानक ही इतना महान बन जाए। अपने पूरे शरीर को पूरी तपस्या से, जन संघर्ष के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इतना प्रखर किया कि उनके इशारे पर और उनके आह्वान पर पूरे देश की जनता उनका अनुसरण करने को तैयार रहती थी। तो जिस आज़ादी को हमने अंग्रेजों से पाया, उस आज़ादी के भी महानायकों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। शायद आप लोगों में से बहुत सौ को नहीं पता होगा कि ज़्यादातर वो नेता जो 9 अगस्त को 1942 को सुबह ही या रात में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो क्रमशः जेल से बाहर आते रहे। लेकिन 2 महान समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर रामन और लोहिया उन महान नेताओं में से थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने सबसे बाद में छोड़ा, और शायद यही वो 2 नेता थे जिनको सबसे ज़्यादा थर्ड डिग्री से जेल के अंदर, लाहौर की जेल में इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, अनेकों इनके साथ के नेता जिन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी दिलाने में हमें सफलता दिलवाई, उस आज़ादी को, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग पूरे 30 बरस तक कायम नहीं रख पाए। उस आज़ादी का मतलब था जहाँ पर लोग अपने तंत्र के सहारे चले,
जिसको हमने अपना लोकतंत्र बनाया, लोकतंत्र समझा, उस लोकतंत्र की जिस तरह से धीरे धीरे उस पर कुठाराघात होता रहा, उसके लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर किया जाता रहा, उसकी एक परिणति 25 जून 1975 की रात्रि को हमारे सामने आई। लोकतंत्र की जितनी भी खूबियां थी, संविधान के जितने हमारे अंग थे, उनमें से अधिकांश को उस दिन हमसे छीन लिया गया। हमसे संविधान के ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात किया गया। और उस समय भी, और वो समय अचानक वैसे ही नहीं आ गया था, उससे पहले एक लंबा आंदोलन चला जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त की हुकूमत को कहा, कई बार चेताया कि ये लोग जो है, इसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, इस ताकत को समझना होगा। मगर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी बात को नहीं समझा और नतीजे के तौर पर एक उल्टा प्रहार करते हुए इमरजेंसी की घोषणा की। इमरजेंसी की घोषणा में जहाँ जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमारे विरोध करने के, प्रदर्शन का अधिकार, इन सारे अधिकारों को एक पूरी तरीके से छीन लिया गया। और उस समय भी चूंकि पूरे तपे तपाए हमारे प्रखर नेता, जो उस समय तक हमको अपना रास्ता दिखा रहे थे, जो हमको लोकतंत्र पर चलना सिखा रहे थे, जिनकी एक ही प्रेरणा थी कि देश किस तरह मजबूत बने, समाज किस तरह से मजबूत बने, उन्होंने वो जो आंदोलन उससे पहले सन 71 से शुरू, 72 से शुरू किया, 25 जून की रात को सभी नेताओं को, जो उस समय के नेता थे, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकबंधु राजनारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, इन सभी लोगों को एक ही रात में उठा करके जेल की कोठरियों में भेज दिया। लेकिन वो जो समय था और वो जो आंदोलन चल रहा था, उसके आधार पर जो एक प्रेरणा मिली हुई थी, लोगों ने चिंता नहीं की। लोगों ने उस वक्त तय कर लिया कि गांधी ने अगर जो हमारे देश को आज़ाद कराया है, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन जो दूसरी आज़ादी है, इसको संकल्प पूर्वक चलाना है। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी को, उस वक्त की सरकार को झुकना पड़ा। सभी नेता बाहर आए और बाहर आने के बाद जब दोबारा इस देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, स्वयं वही नहीं हारी, बल्कि कांग्रेस हारी, और पहली बार इस देश को कांग्रेस के शासन से मुक्ति मिली। और कांग्रेस शासन से मुक्ति मिलने के बाद हम लोगों ने जिस तरह का आचरण किया, यहाँ मुझे एक बड़ा शर्म का विषय लगता है कि हम लोगों ने उस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को के प्रति जो उस वक्त व्यवहार किया, वो एक शर्मिंदगी का व्यवहार था। वो उनके प्रति एक ऐसा व्यवहार था जिसने, जब सत्ता प्राप्त करने के बाद जो सरकार बनी है, उसने उसको उपेक्षित करना शुरू किया। और उस उपेक्षा का शिकार था कि वो महामानव लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि उस वक्त जो किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे, कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए कि डायलिसिस की मशीन की जरूरत पड़ी, उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे पर मंगाई गई मशीन का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक अपील की गई कि सिर्फ 1 रुपया, कि हर आदमी उस मशीन को खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर के मनी ऑर्डर करेगा। 24 घंटे में इतना पैसा आ गया कि कुछ पैसे को वापस करना पड़ा। वो महान आदमी जिसके बारे में डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि जयप्रकाश जी, एक अकेले तुम ही हो जो पूरे देश को हिला सकते हो। वो व्यक्ति जब उस उपेक्षा का शिकार हुआ और जिस तरह से सत्ता की जो विचलन और फिसलन उस वक्त शुरू हुई कि किस तरीके से सत्ता पर ज़्यादा से ज़्यादा काबिज हुआ जाए, किस तरह से सत्ता को अपने पूरे जकड़न में ले लिया जाए, नतीजा ये हुआ कि उस व्यक्ति के बारे में इतनी लापरवाही बरती गई कि उनकी मौत की सूचना जब वो जीवित थे तब रेडियो से प्रसारित कर दी गई। यानी
उस व्यक्ति पर उस वक्त क्या उस बात का असर पड़ा होगा कि एक बार जीवित रहते हुए रेडियो से ये प्रसारण कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, और उसका नतीजा ये हुआ कि नतीजे के तौर पर वो आघात दिल पर सहते रहे, इंतजार करते रहे कि किसी तरीके से ये सत्ता जो है अपने सही रास्ते पर चले, जिन लक्ष्यों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर ये सत्ता आई है जनता पार्टी की, ये उसको आगे बनाए रखे, इसको चलाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य था कि वो सत्ता लंबी नहीं चली। वो सत्ता के जो पिपासु लोग थे वो आपस में इतना लड़े कि 3 वर्ष तक भी वो पूरी तरह से उस सत्ता को नहीं चला सके और जनता पार्टी टूटी। मैं कहना चाहता हूं कि तब से लेकर अब तक हालात और बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। आज एक आम आदमी की कोई हैसियत नहीं रह गई है। एक गरीब आदमी न्याय के लिए भटकेगा, उसके लिए न्याय सस्ता नहीं है, शिक्षा सस्ती नहीं है, स्वास्थ्य है वो सस्ता नहीं है, बल्कि सस्ता क्या उसकी सीमाओं से बाहर है, वो उसकी सीमाओं से दूर होता जा रहा है। ऐसे में हम लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा समय न लेता हुआ इसी बात को कहूँगा कि अगर हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के, गांधी जी के, डॉक्टर लोहिया के सही मायनों में सिपाही हैं, तो हमको लोक की ताकत को समझना पड़ेगा। हमें लोक चेतना को दोबारा से अवेयरनेस लानी होगी, उसके अंदर एक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। और वरना इस बात को आप समझ लीजिए कि गुलामी हमेशा केवल विदेशी की नहीं होती, गुलामी कभी कभी अपनों की भी होती है, और अपनों की गुलामी विदेशों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर आज देश की जनता जिसको जगाने का एक काम अभय सिन्हा कर रहे हैं, जिसको जगाने का एक काम पूरे देश में घूम घूम करके प्रोफेसर आनंद कुमार कर रहे हैं, आज इन लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं आग्रह करता हूं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के निदेशक श्री नारायण कुमार जी से कि वो कृपया आएं और अपनी बात रखें। विराजमान सम्मानित विद्वजन और सभागार में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं, आज हम भारत के उन 2 महापुरुषों को आपातकाल के जो दुर्दिन थे उसके संदर्भ में याद कर रहे हैं। और उन दोनों को याद करते हैं तो एक तीसरा व्यक्ति मुझे बहुत याद आता है, जिसका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने महात्मा जी के पर गांधी के पर कई कविताएं लिखी है, लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, इतिहास की बात दीपांकर जी कह रहे थे कि संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं तुझे पूजता आया हूँ बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण है जिसका सुनहात समय रुक जाता है, आदेश जिधर को देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। तो ऐसे युग पुरुष को, और जैसा कि अभय जी ने कहा कि जयप्रकाश जिसको इतिहास समादर देता है। मित्रों, अतीत कभी व्यतीत नहीं होता, लेकिन हम निर्बल हो जाते हैं जब हम अपने इन महापुरुषों की बातों को भूल जाते हैं। महात्मा गांधी हमारे, जिन्होंने सत्याग्रह की बात कही, आप जानते ही हैं कि दक्षिण अफ्रीका में इस सत्याग्रह शब्द का आविष्कार हुआ। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन में जो पैसिव रेसिस्टेंस के लिए इस शब्द की खोज क्यों की? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक हम हिंदी के माध्यम से काम नहीं करेंगे तब तक वहाँ के गिरमिटिया मजदूरों के बीच में हमारी बात नहीं पहुँचेगी। और नेटाल इंडियन नेशनल कांग्रेस की भाषा हिंदी थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की भाषा अंग्रेजी थी। तो महात्मा गांधी का यह सोचना था कि राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा होना जरूरी है। महात्मा गांधी ने संपूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना की और लोकनायक ने
संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। लोकनायक ने, इन दोनों ने समाज की लड़ाई लड़ी। आप समाज को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, आज समाज सब कुछ सत्ता पर छोड़ रहा है कि स्वच्छता अभियान भी सरकार करे, गंगा नमामि, और सरकार भी ये कर रही है कि नमामि गंगा सरकार करे। मुझे याद आता है कि एक सर्वोदय के बहुत बड़े नेता थे लक्ष्मी नारायण जी। उन्होंने जब स्वच्छता अभियान शुरू किया तो हम लोग उनके साथ साथ झाड़ू लेकर के स्वच्छता का काम करते थे, और जब रोसड़ा में उनकी मृत्यु हो गई तो उसके दायित्व को जयप्रकाश जी ने शुरू किया था, और जयप्रकाश जी गांव-गांव चल करके उस स्वच्छता के अभियान को उन्होंने शुरू किया था। तो हम समाज के लोग अगर अपना अधिकार और अपना कर्तव्य दोनों नहीं समझेंगे, समाज सुदृढ़ नहीं होगा। तो वही होगा जो अभी कहा जा रहा था कि लोग, एक तो मिसेस इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल की घोषणा की गई, वह घोषित आपातकाल था, लेकिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जब हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, जब हम सरकार और सत्ता से असहमति प्रकट करने पर राष्ट्र विरोधी कहे जाते हैं, तो इसका क्या इलाज है? यह समाज को निर्णय करना है और समाज को इसके लिए सुदृढ़ करना होगा। मैं समझता हूं कि हम लोग अपने दायित्व को समझें और गांधी और जयप्रकाश को याद करके एक सुदृढ़ समाज के बनाने में अपना योगदान दे। एक बार मैं फिर आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर आनंद कुमार जी पधार चुके हैं और मैं श्री अभय सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें। और इसके पहले कि हम लोग आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी को सुने, हम आग्रह करते हैं श्री सुनील जी से कि वो बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें। दूसरे सत्र में हमारे पास कई महत्वपूर्ण वक्ता हैं। पूर्व कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी भी उसमें होंगे। मैं आग्रह करता हूं श्री सुनील कुमार जी से कि अपनी बात रखें। पुनः एक बार आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा नाम सुनील कुमार है, भागलपुर बिहार से आया हूं और एक नवोदित पार्टी है भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। सोच, चूँकि समय कम है, समय का अभाव है, ये जो कार्यक्रम है, सोच हमेशा बाउंड्री के पार जानी चाहिए, बियॉन्ड बाउंड्रीज। जितनी बातें हम पढ़ लिख पा रहे हैं वहाँ तक तो हमारी समझदारी के अंदर है। जो बातें मैं नहीं पढ़ पाता हूँ या दूसरे के अनुभव जिनको लिखा जाना बाकी है, उसको अभी हमने पढ़ा नहीं है और हमारे आने वाले जनरेशन उसको पढ़ेंगे। जेपी की बातें सभी को याद हैं। जेपी की कहानी को आगे ले जाने का जो प्रयास ये संस्था लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र, इसके जो संस्थापक हैं श्री अभय सिन्हा जी, इनका मैं एक बार पुनः प्रणाम करूंगा। क्योंकि जितनी बातें किताबें में लिखी हुई है, मैं पुनः इस बात को दोहरा देता हूं, वो हर एक जगह उपलब्ध है, लेकिन जेपी के कार्यों को आप लोगों के जेहन तक यदि अगर उसको स्मरण में ला पा रहे हैं तो ये अभय सिन्हा जी हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक जोरदार तालियों से अभय सिन्हा जी का स्वागत करें। और मेरा भी परिचय अभय सर से इसी जेपी के कारण हुआ। पुनः एक बार मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो सोच है वो बाउंड्री के बियॉन्ड होनी चाहिए। जिंदगी में दो पक्ष है, एक है समस्या, दूसरा है समाधान। मैं जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ समस्याओं के बारे में सुनता हूँ, समस्याओं के बारे में कई बार सुनता हूँ, समाधान के बारे में नहीं सुनता हूँ या कम सुनता हूँ। लेकिन अभय सिन्हा जी ने इस समाधान को दिया है और हम लोगों ने जो लास्ट ईयर इस पार्टी की शुरुआत की है,
एक सोशल पॉलिटिकल पार्टी है। और हम लोगों ने फिर पुनः जेपी की धरती से जेपी वंस अगेन का नारा के साथ इसको शुरुआत किया है, जो संपूर्ण क्रांति अधूरी छूट गई है। क्योंकि हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग उनके परिवार से कहीं दूर से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि उनकी पत्नी के परिवार की तरफ से हम लोग जुड़े हुए हैं, और इस चीज़ को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि हम जो कर सकते हैं सोसाइटी को बदलने के लिए, इस काम को हम लोग स्वतः करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भूमिका निभा करके इस धरती छोड़ के जाएं। सिर्फ मैसेज देना सफिशिएंट नहीं है आज के डेट में। आपका जो हक है, आपका जो कार्य है, उसको कर जाना जरूरी है। और एक लास्ट मैसेज के साथ आपको मैं इस अपने बातों को पूर्ण विराम दूंगा, क्योंकि देश में दो समस्या प्रमुख है, एक निरक्षरता की और दूसरी गरीबी की। निरक्षर भी 1/3 लोग हैं जो ठप्पादारी हैं, और गरीबी भी 1/3 लोग हैं, 27% BPL हैं। हम सिर्फ मंच से दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को रख रहा हूँ, हम सिर्फ अपने लिए काम करने वाले, जिनको घरेलू सहायक बोलते हैं, ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, मालिक हैं, इनके बच्चों की शिक्षा और रोजगार का ध्यान रखें। देश से गरीबी मिट जाएगी, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, हमारी शिकायत सरकार से खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज के डेट में अगर राजनीति हो तो स्वच्छ और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका की जरूरत है, जो जेपी सर ने भी कहा था। धन्यवाद। पुनः मौका लगेगा तो मैं आपके बीच में जरूर आऊँगा। धन्यवाद। और अब वक्त है कि हम आज के अपने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, महामहिम सिक्किम के राज्यपाल रहे श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी को सुने। वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी भारत सरकार में गृह सचिव भी रह चुके हैं, एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता, जाने माने चिंतक, अनेक पुस्तकों के लेखक, और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो समाज सेवा से हमेशा से जुड़ा रहा, जिसने आज़ादी के आंदोलन में भूमिका निभाई। और स्वयं वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी बहुधा पथ के प्रवर्तक रहे हैं, बहुधावाद की बात वो करते रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दो शब्द उस पर भी वो कहें। 1960 में इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से जब MA किया तो अनेक सारे गोल्ड मेडल इन्होंने उस समय हासिल किए थे और समूचे बिहार का नाम रोशन किया था। एक जोरदार ताली से महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत हो, और मैं उनसे निवेदन करता हूं वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से कि वो आएं और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। श्री प्रशांत कुमार जी, श्री दीपांकर ज्ञान जी, श्री नारायण सिंह, श्री अशोक सिन्हा जी, श्री श्याम गंभीर जी, प्रोफेसर आनंद कुमार और इस कार्यक्रम के कर्णधार श्री अभय सिन्हा जी, प्यारे मित्रों, मुझे खुशी हो रही है कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसकी आवश्यकता है। 25-26 को याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक विपत्ति मंडराती रहेगी। और दुनिया में कोई भी लोकतंत्र नहीं है जो कि लोकतंत्र बना हुआ है और लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं किया। अगर लोकतंत्र, लोकशाही चलानी है, और हमारी खुशकिस्मत थी कि जयप्रकाश जी उस वक्त हमारे बीच थे, और उन्होंने टोटल रिवोल्यूशन ही नहीं था, वो टोटल सेक्रीफाइस भी था। वो सब कुछ क्या जानते थे क्या होने वाला है, और अंत में तो वो बीमार हो गए, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। मुझे जयप्रकाश जी को जानने का मौका मिला था और लंबी बातें करने का उनके साथ मौका मिला था, कोई बचपन से लेके अंतिम क्षणों तक।
मेरे गांव आते थे। उसके दो कारण थे। वहाँ एक सोशलिस्ट वॉलंटियर थे, खुशहाल थे। वो एक घर रखे थे इसी काम के लिए सड़क के पास। जो नेता जाते थे सोशलिस्ट, तो लोहिया जी से भी मुलाकात होती थी, बात होती थी, जयप्रकाश जी से भी। और रामचरित्र बाबू थे, अनुग्रह बाबू, रामचरित्र बाबू, श्री बाबू। तो रामचरित्र बाबू को वो गार्जियन अपना मानते थे, अनुग्रह बाबू की तरह ही। तो मैं जब पटना गया पढ़ने के लिए एमए में, तो उनके नज़दीक हो गया, क्योंकि मेरे लोकल गार्जियन रामचरित्र बाबू थे। और फिर उसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, और अंतिम काल की भी एक घटना बाद में बताऊंगा। तो ये दो घटनाएं बताना जरूरी है। जयप्रकाश जी सिर्फ इस क्रांति के के जाने नहीं जाने जाते थे। लोकनायक तो इसी क्रांति ने उनको टाइटल दिया, जनता ने दिया, कोई पार्टी ने नहीं दी, जनता का टाइटल था। भारत की जनमानस ने कहा कि वो हमारे नायक हैं, लोकनायक हैं। लेकिन वो बहुत कुछ थे। अब मैं उनको कैसे याद करूं? मैं आज सुबह सोच रहा था कि उनको कैसे याद करूं। अब कुछ विद्यार्थी भी हैं यहाँ, उनको मैं कहना चाहता हूं कि बड़े ही मेधावी और सिंसियर विद्यार्थी थे। उन्होंने खुद पढ़ाई की, और जब पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे तो मौलाना आज़ाद का भाषण सुना, तो इम्तहान छोड़ के विद्यापीठ में चले गए। लेकिन सिंसियरिटी नहीं छोड़ी, आज़ादी के लिए सेक्रीफाइस किया, आज़ादी की क्रांति के लिए। फिर वहाँ से बीए जब पास की तो अमेरिका चले। फिर वहाँ एक पेपर लिखा, सोशल वेरिएशन उसका टाइटल है। मैं चाहूँगा कि अभय सिन्हा जी अगली फंक्शन में उस पेपर को सर्कुलेट करवा दें, बच्चों को कहें पढ़ने के लिए। और उसकी तुलना कोलंबिया में डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा पेपर लिखा था उससे की जाती है अमेरिका में। और जब वहाँ से थे वो, तो मार्क्सिज्म के इन्फ्लुएंस हुए। प्रजातंत्र से तो हुए ही, मार्क्सिस्ट विचारधारा से हुए। और जब 1929 में वो वापिस आए हिंदुस्तान, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और पैशन फॉर फ्रीडम तो था ही, और उसमें जुट गए। पटना ही में आए और जुट गए, और उनकी जो हीरो बन गए क्विट इंडिया मूवमेंट के। ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है जानने की। हजारीबाग जेल से कैसे भागे, कैसे दिन रात गुजारे, लेकिन फ्रीडम के लिए यातनाओं के बावजूद भी अपने साथियों का नाम नहीं बताया। तो इस तरह के लोग बनते हैं, कभी कभी समाज भी बनाता है और खुद भी बने आते हैं। फिर देखा कांग्रेस पार्टी में जो समाजवादी विचारधारा है वो कमज़ोर पड़ रही है। तो उन्होंने पहले तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर, फिर हट करके 1953 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई। आप सब लोग जानते हैं वो बनाई क्योंकि संविधान में वो नहीं चाहते थे कि मजदूरों, गरीब किसानों को ज़मीन के देने के लिए सरकार पैसा देगा जमींदारों को। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया थी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बहुत झमेले हुए इसमें। और फिर
उसको पैसे तो दिए गए। फिर मैंने देखा कि सोशलिज्म से भी वो मार्क्सिस्ट सिस्टम कोलैप्स कर रहा था, बड़ा एंटी पुअर हो रहा था, तो गांधी के सर्वोदय के तरफ चले। और तब तक महात्मा जी नहीं थे और उधर विनोबा जी भूदान मूवमेंट में थे, फिर वो भूदान में चले। लेकिन जब उससे देखा कि अब तो प्रजातंत्र ही, लोकशाही ही खतरे में है, तब वो यही जो आंदोलन की अभी आप सब लोगों ने व्याख्या की, उसके नेता बन गए। मैं अब अपनी बात बताता हूँ। 25 जून को और 26 जून को मैं आसाम में था। मैं गुवाहाटी कामरूप जिला कहलाता था, अभी भी कहलाता, उसका डिप्टी कमिश्नर था। तो मेरा काम था इमरजेंसी को लागू करना। आसाम उस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण था। देवकांत बरुआ जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हमारे सब डिवीज़न के एमपी पहले हुआ करते थे बरपेटा के, वो राष्ट्रपति जी थे। और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत ही नेक इंसान शरद चंद्र सिन्हा थे। तब उसको कैसे लागू किया? तो सर्कुलर्स आते हैं, सीक्रेट रिपोर्ट्स आती हैं। तो सीएम को 26 तारीख को बुलाया गया वहाँ दिल्ली में, वो चले गए। उन्होंने 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई। तो उस वक्त सरकार शिलोंग से हट के गुवाहाटी आ गई थी। वो नया स्टेट बन गया था, आसाम का डिवीज़न हुआ था। तो सर्किट हाउस ही से चलती थी ज़्यादातर, हालांकि दिसपुर का छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट बन गया। तो उसकी बैठक हुई, मुझे भी बुलाया गया। तो पहला आइटम मेरा ही था। उसी आइटम के बाद ख़त्म भी हो गई मीटिंग। तो हमसे एक व्यक्ति थे, 11 साल पुलिस में सीनियर थे, वो इंटेलिजेंस के हेड थे। बब्बर साहब अभी हैं, जिंदे हैं। और हमारे एसपी जो हुआ करते थे, वो भी तबादला हो गया था 1 साल पहले। उनका नाम आप लोग जानते हैं, KPS गिल मेरे एसपी होते थे। तो ये नए एसपी आए थे, स्टेट पुलिस सर्विस से प्रमोटेड थे। तो बब्बर साहब ने कहा कि ये लिस्ट है 11 लोगों का गुवाहाटी में जिनको डिटेन करना है। वो 3 मंत्री बैठे थे, सब जानते थे मुझको, आदर भी करते थे, सम्मान भी करते। तो मैंने लिस्ट देखा, मैंने कहा कि ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पर किया जाए। ये एक्ट होता था, उसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो कहा नहीं, वो तो दस्तखत कर दीजिए, हम लोग अरेस्ट करें। और हो गया, डिब्रूगढ़ में कर दिया डीएम साहब ने, डीसी साहब ने, डीएम साहब। मीसा में पावर था डीएम को डिटेन करने का। दिल्ली में हो गया। तो रोज बराबर फ़ोन आ रहा है दिल्ली से। तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे ग्राउंड चाहिए, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ। और मीसा में पावर है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन वर्ड लिखा हुआ था। वो कानून की भी किताब उनके पास थी। तो वो थोड़ा दिखाने लगे, मैं उनको सब कहता। तो मैंने देखा कि ये बात बिगड़ रही है। मैंने उनको कहा, मिस्टर बब्बर, यू आर टॉकिंग टू ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। If you want somebody to sign blindly, go to the secretariat, some under secretary will sign, and that will be the government's order. I'm not going to. अब वो सर कहने लगे हमको, वो समझ गए कि ये तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये हम ही को कुछ कर दे।
मैंने कहा कि आई कैन oblige you, tell the honorable ministers, I will send for my senior most ADM, जो सबसे सीनियर होता है, मैं उसको अभी चार्ज दे दूंगा और फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। वो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, दस्तखत नहीं कर बिना कागज पर। रात को जैसे तय हुआ था, सात को सबके 11 फोल्डर आए, कोई ग्राउंड नहीं। मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। उनके ऑफिसर थे, बड़े भले आदमी थे। मैंने कहा दिखाओ क्या ग्राउंड, उसने कहा कोई ग्राउंड। फिर वो चले गए। लेकिन ज़्यादातर जगहों में, दिल्ली में कोई ग्राउंड नहीं। तो ये सारी बातें हुई हैं और उन्होंने देखा कि ये चलाने के लिए जब इलेक्शन अनाउंस हुआ 21 महीने के बाद, इमरजेंसी ख़त्म हुई, तो वो पेट्रियार्क बन गए। रिवोल्यूशनरी से जिसको पेट्रियार्क कहते हैं ना, पिता तुल्य हो गए। और उसी ने जनता दल बनाया, क्योंकि सरकार चलानी थी। और कैसे सिलेक्शन हुआ ये आप लोग सब जानते हैं। तब तक मैं वहाँ चला गया, दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री में चला गया। 75 यहीं आ गया अक्टूबर में। तो कुछ झमेला था एड टू सिविल पावर का। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने आदेश दिया कि मैं और एक माथुर साहब होते थे यहाँ, ब्रिगेडियर का टाइटल था, वो थे तो सिविल के। इनको यूनिफॉर्म का बड़ा शौक था। ब्रिगेडियर होने से यूनिफॉर्म मिलता था ना ब्रिगेडियर का। वो तो पहले तो जर्नलिस्ट थे, तो ब्रिगेडियर का। मैं कहा चलिए, लेकिन यूनिफॉर्म लेके चलिए। वो तो खुश हो गए कि यूनिफॉर्म में तो चलना ही चाहता। मैं जानता था। हम लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे गए, अगले रात में पहुँचे। अगले दिन सुबह में ब्रेकफास्ट में टेबल पर 2-3 अखबार दिया था, आदमी के ही गेस्ट हाउस में। उसमें लिखा था कि अब जेपी जा रहे हैं, हिज हेल्थ इज़ वेरी बैड एंड लोग बुला रहे हैं, लोगों को आने की इजाज़त है। तो उनके एक इब्राहिम साहब थे, प्राइवेट सेक्रेटरी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बताया मैं ये हूँ, ऐसे इस तरह से जेपी को जानता। तो उन्होंने कहा कि आप जरूर आइए। तो वो ठहरे हुए थे, वो जो एक्सप्रेस टावर है बॉम्बे में, आप लोग शायद गए हों तो देखा हो, उसके ऊपर में मैं गए ब्रिगेडियर साहब को। लेकिन जब तक ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ, हमको टाइम दिया था उन्होंने 4 बजे का, तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैंने गलत काम किया। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिसर हूँ और इमरजेंसी अभी है। इमरजेंसी था, ख़त्म नहीं हुआ था। इनको पहले हेल्थ ग्राउंड पर छोड़ दिया गया, इमरजेंसी चालू था। तो मैंने कहा ये गलत हुआ। मैंने कहा इसलिए इसको कहा ब्रिगेडियर साहब यूनिफॉर्म पहन के चलो, कोई लुक्का छुपी नहीं है। गए, वो जाना चाहते थे। वहाँ गए, इब्राहिम साहब ने कहा कि उनको ज़रूरत है कि पुरानी बातें हैं ये नहीं पहचाने, बताते रहा पटना में था ये, वो याद ही नहीं आया। जैसे मैं अपने गांव का नाम बोला और रामचरित्र बाबू का नाम बोला, मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया और आंसू आने लगे। कहा कि हाँ तुम डिफेंस में हो, सब कुछ ठीक है, तुमको आने कैसे दिया? मैंने कहा कि नहीं मैं। तो ये मेरी अंतिम मुलाकात थी उनसे। उस वक्त भी देश का सोचते थे। जब होश आया, पुरानी बातें याद आई, तो वो कुछ नहीं पूछा किसी का हेल्प, घर का भी नहीं पूछा कि जाओगे तो ये कह देना, नहीं, देश का हालत बताओ।
तो ये बड़े मार्मिक क्षण थे। और वो एक ह्यूमैनिस्ट भी थे, मानवतावादी थे। ये जो सारी बातें आपने सुनी, सरेंडर ऑफ डेकेड्स, कश्मीर में गए, नागालैंड गए, नक्सलाइट मूवमेंट को कैसे ह्यूमैनिटेरियन वे से डील किया जाता है उसमें गए, और पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स थे ईस्टर्न यूरोप में उसमें भी दिलचस्पी ली, इजिप्ट में ली, और यूएसए के एंटी रेशियल मूवमेंट था उसमें भी दिलचस्पी। वो विचारक भी थे, ही वॉज ए थिंकर। संविधान बना था 1950 में, 1959 में 9 साल के बाद, 10 साल के अंदर उन्होंने एक किताब पतली सी लिखी। वो भी सब लोगों को अगर हो सके तो फ्री बंटवाइए, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। मुझे नहीं मालूम कि उसका हिंदी हुआ है, हुआ है? हाँ, तो वो उसको भी करिए, हिंदी भी करवाइए, अंग्रेजी भी करवाइए। अब इसमें बताता हूँ, ये मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ। ये पटना यूनिवर्सिटी में बैठक हुई, 3 दिन चली। उनके आग्रह पर वाइस चांसलर थे और 3 प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीपी वर्मा, प्रोफेसर विमल प्रसाद, नहीं 4 थे, प्रोफेसर विमल प्रसाद, डॉक्टर चेतकर झा और प्रोफेसर अनिरुद्ध झा, और हम 2 विद्यार्थी थे, क्लासमेट, एक इंद्र नारायण तिवारी और एक मैं। 3 दिन चला। वो विद्यार्थियों की बात जानना चाहते थे कि आप भविष्य का देश कैसा चाहते। तो उस वक्त उनकी बात जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की थी, वो काउंसिल चाहते थे, विलेज में, जिले में, राज्य में और देश में। तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात मुझे नहीं जचती थी, सोचा नहीं था कि कैसा हो। लेकिन अब जब पार्टियों का देखता हूँ, ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो इस देश में हुआ है, रोज हो रहा है। डायनेस्टी, और डायनेस्टी से भी ये बुरा है प्राइवेटाइजेशन। ये 59 में ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, इन 59 में समझ गए कि पार्टी क्या कर सकती है। डेमोक्रेसी बिना पार्टी के तो चल नहीं सकती, लेकिन अगर पार्टी पर अंकुश नहीं लगाओगे तो डेमोक्रेसी अंदर से टूट जाएगी। ये विचारक थे वो, ये बहुत बड़ा विचार है। उसी साल 59 की बात मैं आपसे कह रहा हूं, पटना में आप लोगों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम सुना है? वो इंडिया आए, विजिट में आए, 3 फरवरी को आए और 12 मार्च तक रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी की धरती पर जा रहा हूँ। उनके इंस्पायरर थे गांधी। पटना आए तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, अचानक दौरा आया कि जेपी ने हुलर सीनेट हॉल में अभी 3 घंटे में बुलाया। मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ी ठंडक थी, तो हुलर सीनेट हॉल में गए। तो हम लोग 3 थे जो उनसे क्लोज थे। एक शर्मा जी थे जो सबसे अधिक क्लोज थे, हम थे और तिवारी थे। शर्मा जी हमसे 1 साल सीनियर थे और बहुत अच्छे वक्ता थे हिंदी के। तो हम लोग खड़े थे, आए मार्टिन लूथर किंग और उनकी पत्नी, वो वाइट थी, बहुत ही दिलचस्प लेडी थी, हम लोगों से बहुत बात भी की, कोरेटा मार्टिन किंग। तो गए हम। तो जब बाहर अखबार वालों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, तो उन्होंने कहा आई हैव कम टू मीट माय फ्रेंड जेपी एंड टू विजिट द प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट इंडिया। वो बुद्ध के लिए और जेपी के लिए आए थे पटना। ये सारी बातें थी। वो एक इंटरनेशनल फिगर थे। और जब जब
प्रजातंत्र पर खतरे आएगी, हर तरह की आएगी, मुझे नहीं मालूम किस तरह की खतरे आएगी। कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ, मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है द 21st सेंचुरी जियो पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी एंड पीस, उसमें मैंने लिखा है कि जिस तरह से कुछ ऑटोक्रेटिक कंट्रीज अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों के दिल में होगा कि प्रजातंत्र बेकार है, लेकिन उसके अंदर जो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम है, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है जिसको कहते हैं, तो सबके दिमाग में ये बात चलती है कि कैसा न हो। जैसे जेपी ने 59 में कहा पार्टीलेस डेमोक्रेसी बनाओ, तो प्रजातंत्र का कुछ न कुछ रूप होगा और नया रूप आएगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा रूप आएगा, लेकिन ये दो बातें फ्रीडम की, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम की और डिग्निटी ऑफ लाइफ की नहीं होगी, तब तक गांधी और जयप्रकाश को ये बातें नहीं सुनाई। ये बड़ी अद्भुत बात है। और जैसा आप लोगों ने कहा है कि इस देश को गांधी और जयप्रकाश दोनों मिल गए हैं, और जब जब हम लोग याद करेंगे, और लोकशाही में याद करना पड़ेगा, तब तब इन दोनों को स्मरण करना स्वाभाविक है और आदर के साथ स्मरण करना स्वाभाविक है। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लग रहा है कि ये जो छोटी सभा है बहुत बड़ी सभा नहीं है, क्योंकि मैं डिफेंस में भी था तो 3 व्हीलर लेके रामलीला उनको सुनने चला जाता था। कभी कभी सुनता था कि चुपचाप सुन के आ जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, गाड़ियों से तो चल नहीं सकते, लोग पहचान जाएंगे। भी लोग पहचान जाते तो बुरा नहीं लगता था। बंधन में रहने पर भी आज़ादी के स्पिरिट को कायम रखना जयप्रकाश नारायण ने सिखाया था। आप सबको धन्यवाद। हमारे बीच अनेक महत्वपूर्ण अतिथि हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति सुमन श्री कृष्णकांत जी के सुपुत्र श्री सुकांत जी हमारे बीच हैं। मैं श्री अभय सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मोहन जी की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू मोहन जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं, और मैं अभय जी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करें। और इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। दूसरे सत्र में 3 बजे से 4:30 बजे तक हम अनेक महत्वपूर्ण लोगों के विचारों को सुनेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी, सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, पूर्व मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, और पुरुषोत्तम जी की शायरी भी होगी और अन्य वक्ता भी होंगे। इसके साथ साथ 4:30 बजे से 5:30 बजे तक गुरुकुल कथक केंद्र कला केंद्र की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हमारे बीच कामना झा भी होंगी, वो भी अपने विचार रखेंगी। और इसके साथ ही हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कस्तूरबा हॉल में जो पास में ही है, वहां पर आप सबको लंच के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आप सब कृपया आएं।